Welcome class 11th in today's history class. Students, as you know, in history we are discussing about Roman Empire, and in our previous class we have discussed about economic expansion. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रोमन एम्पायर के इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से एक लार्ज एम्पायर के जो एक वास्ट एम्पायर है उसमें किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी। डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट रीजन्स जो जहाँ पर ट्रेडिंग का काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा रैपिडली सारी चीज़ें हो रही थी। अब इन सभी सिस्टम के बीच में कहीं ना कहीं वर्कर्स की बात आ जाती है कि इतना वास्ट एम्पायर और उसमें भी इतना ब्रॉड, इतना डेवलप्ड इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उस टाइम पर, तो किस तरह से ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, कहाँ से इतने सारे वर्कर्स आ रहे थे, कैसे वो वर्कर्स को मैनेज कर रहे थे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी आज का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ कंट्रोलिंग वर्कर्स। स्टूडेंट्स, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि उस टाइम पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी वो ज़्यादातर मेडिटेरेनियन सी के पास के जो कंट्रीज़ थी, जो रीजन्स थे, और ईस्ट, है ना, उसका जो ईस्ट का पार्ट था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, यानी इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो था वो इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा था, है ना। तो इन्हीं एरियाज़ में हमको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की, ठीक है। अब यहाँ पर वर्कर्स का मैनेजमेंट कैसे होता था, वर्कर्स की नीड को कैसे पूरी की जा रही थी, यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम उस टाइम पर चलता था। स्लेव्स कहाँ से आते थे, दास, ये गुलाम कहाँ से मिलते थे। हम लोगों ने प्रीवियस भी में भी पढ़ा कि रोमन एम्पायर लगातार अपने आसपास के एरियाज़ में अटैक करता था, है ना, अपने एरिया को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए। तो जो एरियाज़ वो जीत जाते थे, वहाँ के जो लोग होते थे, है ना, जो कम वेल्दी लोग हैं, वो लोग को वो वहाँ पर स्लैव्स बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था, और उनसे हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही थी वहाँ पर उनसे काम लिया जाता था, ठीक है। अब जब तक क्रिश्चियनिटी वहाँ पर स्टेट रिलीजन नहीं बन चुका था, उस टाइम तक ये सब चीज़ बहुत तेज़ी से और ज़्यादा चल रही थी। बट जब क्रिश्चियनिटी आ जाती है ना, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी अबाउट 4th सेंचुरी में उसको यहाँ पर स्टेट रिलीजन के रूप में मान्यता मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्रिश्चियनिटी ने थोड़ा सा इन चीज़ों को विरोध किया, उन्हें अपोज किया और कहा कि इस तरह से स्लेवरी सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सही सिस्टम नहीं है। सिर्फ अगर ऑगस्टस के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पर जो टोटल इटालियन पॉपुलेशन थी 7.5 मिलियन थी, जिनमें से 3 मिलियंस जो पॉपुलेशन थी वो स्लैव्स थे, यानी स्लेवरी के अंडर में आ रहे थे। तो देखते हैं हम कि अबाउट हाफ, है ना, हाफ पॉपुलेशन इटली की कैसी है, स्लेव्स हैं, यानी गुलाम लोग थे। तो ये बहुत ज़्यादा, यानी अमाउंट में वहाँ पर स्लेवरी का सिस्टम चल रहा था। स्लैब्स को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता था, जहाँ पर सिर्फ उनसे वर्क लिया जाता था, ठीक है। कई बार कई सारे जो राइटर्स हैं या जो फिलोसफर्स थे, उन लोगों ने टाइम टू टाइम एडवाइस दिया लैंड ओनर्स को, जो यहाँ पर वर्क कराते थे, एम्प्लॉयर्स थे, उन लोगों को, कि इन लोगों से बहुत हार्ड वर्क ना लिया जाए, उनके ऐसी जगहों पर उनको बहुत ज़्यादा काम ना कराया जाए जहाँ पर उनका हेल्थ डैमेज हो सकता है, ठीक है। या जहाँ पर अधिक अमाउंट में लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, ताकि कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भार ना हो वर्क का, है ना, बहुत बर्डन ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी के द्वारा सुनी नहीं जाती थी और कोई भी सिंपैथी पे ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि केवल किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था, इकोनॉमिक कैलकुलेशन पर, कि किस तरह से इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। एक हिस्टोरियन ने बल्कि ये बात भी लिखी हुई है कि जब नीरो का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पर कई जगह पर ब्रूटली पिटाई की जाती थी, स्लैव्स को मारा भी जाता था। ऑर्डिनरी पीपल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ इस तरह की हरकत किया करते थे। तो जो स्लैव्स थे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका था।
ठीक है। तो रोमन एम्पायर कंटिन्यूअसली तो वॉर करता था, है ना, कंटिन्यूअसली वॉर हो रहे थे जहाँ पर एरियाज़ को जीत रहा है और लगातार वहाँ पर जो स्लैब्स की रिक्वायरमेंट होती थी वो पूरी होती जा रही थी। ठीक। लेकिन बाद में, है ना, बाद में क्या होता है कि यहाँ पर वॉरफेयर जो थे, युद्ध थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, वो धीरे धीरे खा बंद हो जा रही, क्योंकि अब एम्पायर बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन चुका था और अभी उसको ही कंट्रोल कर पाना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। तो अभी वॉरफेयर कम हो गए थे, यानी वॉरफेयर कम होने का मतलब है कि अब जो नए स्लैब्स आ रहे थे उनका अमाउंट भी कम हो जाना। तो ऐसे कंडीशन में अब स्लैब्स की रिक्वायरमेंट को और कैसे पूरी की जाए, इसके लिए तो इन स्लैब्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्लैब ब्रीडिंग कराया जाता था, मतलब फोर्सफुली स्लैब ब्रीडिंग का प्रोसेस होता था। अब स्लैब ब्रीडिंग क्या है? स्लैब ब्रीडिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन हु वुड ऑफ कोर्स आल्सो बी स्लेव्स, है ना। तो इस तरह से उनको बहुत इनकरेज किया जाता था कि वो प्रोडक्शन करें, और जिससे उनके पास, जब तक कि ये जो हमारे स्लैब्स हैं, एडल्ट स्लैब्स हैं, वो जब तक काम उनसे हो पा रहा है, फिर जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब तक हमें कुछ न्यू स्लैब्स मिल जाएंगे, तो हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। इनके अलावा कुछ फ्री वर्कर्स भी होते थे, फ्री वर्कर्स को से भी काम कराया जाता था। लेकिन ऐसे जो फ्री वर्कर्स होते थे वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होते थे, क्योंकि वो इस तरह से हार्श कंडीशन के साथ वर्क नहीं करते थे और बहुत लो वेजेस पर वर्क नहीं करेंगे, है ना। जबकि स्लैब्स के साथ तो वो बिना पेमेंट के, बिना वेजेस के काम कराएंगे, वो भी किसी भी तरह के बैड कंडीशंस में भी। ठीक। कुछ एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स थे वहाँ पर इन लोगों से काम नहीं कराया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था और ये था भी कि जिस तरह से अगर स्लैब्स को या वर्कर्स को वहाँ पर परमानेंटली वर्क कराना है, क्योंकि फार्मिंग तो एक लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है ना, कई सारे उसमें प्रोसेसेस होते हैं, तो इतने लॉन्ग पीरियड तक उनको वहीं पर रख पाना, उनको फीड कराना यानी खाना पीना कराना और पूरे साल तक, तो ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था। तो फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ में बहुत कम लेबर्स, यानी बहुत कम जो वर्कर्स और स्लैब्स रखे जाते थे, जबकि दूसरी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा की जा रही थी। कई बार स्लैब्स को फ्री भी कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था और वो फ्री मैन हो जाते थे। तो कई बार वो खुद का कुछ वर्क कर ढूँढते थे और करते थे। कभी कभी ये भी एग्जांपल्स देखने को मिला है कि जो मास्टर्स होते थे, यानी जो मालिक होते थे इन स्लैब्स के, वो छोटे छोटे बिजनेसेस भी इनसे करा लेते थे। हाँ, जैसे कई जगह पर उनको बिजनेस करना है तो छोटे छोटे बिजनेसेस या कुछ इस तरह से वर्क शुरू करा देते थे, जहाँ पर उनके बिहाफ में उन्हीं स्लैब्स से काम कराया जाता था। तो ऐसा नहीं था कि स्लैब्स से केवल छोटे वर्क कराए जाते थे, बल्कि स्लैब्स से जो जिस भी क्वालिटी का उनको मिलता था, स्लैब्स उस तरह से या वहाँ पर काम लिया जा रहा था। कई सारे रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था इन स्लैब्स के कंडीशंस के ऊपर, और इन लोगों ने, उनमें से एक थे कॉल्यूमेला, जो फर्स्ट सेंचुरी के राइटर थे, साउथ स्पेन के साउथ पार्ट से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने बहुत सारे राय दिए लैंड ओनर्स को, यानी मास्टर्स को, और इन्होंने कहा कि जो भी वर्क वो कराते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे टूल्स उनको अपने पास रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि स्लैब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और उनका काम कम टाइम में और कम हार्ड वर्क के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और काम हो जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे स्लैब लेबर्स का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉरफेयर तो अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और स्लैब्स का आना कम हो रहा है ना। तो उन्हीं स्लैब्स के साथ हमको काम करना है, और फ्यूचर में में इतने कम स्लैब्स के साथ हम तभी काम कर सकते हैं जब हमारे पास उससे रिलेटेड टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, है ना, का स्टॉक होगा। तो इस तरह के भी कई सारे एग्जाम्पल्स या कई सारे सुझाव आए हैं। यहाँ पर मास्टर्स का ये मानना था कि जो भी वर्क कराया जा रहा है वो विदाउट सुपरविज़न बहुत अच्छे से नहीं होगा। तो अगर इन लेबर्स पर, इन वर्कर्स स्लैब्स पर किसी की नज़र रहे, कोई उनका सुपरविज़न करता रहे, तो वर्क बहुत अच्छे से होगा। तो इसके लिए जो बहुत सारे सुझाव आए थे, सजेशंस आए थे कॉल्यूमेला जैसे लोगों के, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये बताया कि
जो भी वर्कर्स हैं उनकी टीम्स बना दिए जाएँ, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए उनको, और उन ग्रुप्स में बाँटने के बाद फिर उनका एक हेड होगा जो पर डे मतलब हर दिन ये बताएगा कि आज वो कौन-सा काम उन्होंने किया और किस-किस पर्सन ने, किस-किस वर्कर ने कितना काम किया, और बाकी सारे डिटेल्स देगा। तो इस तरह से जब लगातार उनसे डिटेल्स माँगे जाएँगे पर डे, तो वो काम अच्छे से करेंगे, ऐसा उनका मानना था। जबकि प्लिनी द एल्डर एक ऑथर थे जिनका नाम प्लिनी द एल्डर था, वो नेचुरल हिस्टोरियन भी थे, और इन्होंने ये कहा कि नहीं, इस तरह से जो सुपरविज़न का काम हो रहा है वो बहुत ही वर्स्ट टाइप का मेथड है, मतलब ख़राब उन्होंने इस चीज़ को कहा। और वो इसलिए कहा क्योंकि जब भी इस तरह से वो जो टीम्स बनाने की बात की गई थी, तो उसमें इन गैंग्स को या इन टीम्स के जो स्लैब्स के मेंबर्स होंगे उनको चेंड करने की बात की गई थी, कि उनको एक जंजीर में सारे लोग जो भी एक ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनको जंजीर में बांधा गया होगा और फिर उनको काम करना है। तो इस टाइप की कंडीशन के साथ काम करने को प्लिनी एल्डर ने बहुत बुरा बताया। तो ये सारी चीज़ें, ये कंडीशन बहुत ही ड्रैकोनियन है। ड्रैकोनियन मीन्स बहुत ही हार्श, यानी बहुत बुरे कंडीशन के साथ वर्क हो रहा था। तो सभी ने इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अपने व्यूज़ दिए कि ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। एल्डर प्लिनी जी ने एक जगह पर और डिस्क्राइब किया, एक फैक्ट्री है फ्रैंकिनसेंसिस, जो कि अलेक्जेंड्रिया में ही है, और वहाँ के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ पर सुपरविज़न का काम जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, बल्कि सुपरविज़न ना करके एक दूसरे मेथड के थ्रू ये इंश्योर किया जा रहा है कि वर्कर्स सही ढंग से काम कर रहे हैं और काम से भाग कर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर क्या किया जाता था कि यहाँ पर वर्कर्स के एप्रन पर, यानी उनका जो एक यूनिफॉर्म होता है, उसको उस पे एक सील होगी, ठीक है, उस पे सील किया जाता था, बनाया जाता था, मार्क किया जाता था। देन वो मास्क पहनते थे, ठीक है, या फिर कई बार वो नेट से अपने मुंह को, हेड को कवर करते थे। और इसके अलावा जब वो काम करते थे तो बिना किसी के परमिशन के, यानी जो मास्टर है उसके परमिशन के बिना वो नहीं जा सकते थे। और अगर उन्हें अलाउ किया जाता था बाहर निकलने का, तो उनको कहा जाता था कि वो अपने सारे क्लॉथ्स टेक ऑफ कर दें, हटा दें, और देन वो जा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन के साथ जो एग्रीकल्चरल लेबर थे वो बहुत ही थक चुके थे और बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहे थे इन सब चीज़ों को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली है, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली है एक फेमस एडिक्ट से, जो कि अर्ली 3rd सेंचुरी में हमको से बिलोंग करता है। और ये कंडीशन जो थी वो मोस्टली हर जगह पर हो रही थी, मतलब पूरे, अगर हम पूरे इस एम्पायर की बात करें तो हर जगह पर इस तरह के कंडीशंस के साथ वर्कर्स से काम कराया जा रहा है, ठीक है। और एक लॉ बना था एक लॉ बना था 398 में, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि जो लेबर्स हैं, जो स्लैब्स हैं, उनको ब्रांडेड किया जाएगा, यानी उनको एक स्टैम्प लगाया जाएगा और जिससे वो पहचाने जाएंगे, है ना, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, जिससे अगर वो रन अवे, मतलब भाग जाते हैं, या फिर वो ट्राई टू हाइड करते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं या भाग जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से बाद में पहचान में आ सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा कई सारे जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स थे वो एग्रीमेंट करते थे वर्कर्स के साथ, ठीक है। तो जहाँ पर स्लैब से ये उनसे डिमांड की जाती थी कि वो या तो अपने डेप्थ को, जो भी कर्ज उन्होंने लिया है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर बहुत से ऐसे लोग थे जो कर्ज ना चुका पाने की वजह से, उनकी नीड ही ऐसी होती थी कि वो जो प्रॉस्पेरियस लोग होते थे, जो मनी लैंडर्स वो होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, रिच मेंबर्स होते थे, उनसे वो पैसे लेते थे डेप्थ में, और उसे नहीं रीपे कर पाने की वजह से भी कई बार उन्हें स्लैब्स बना लिया जाता था। तो इन लोगों के लिए क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था, जहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी जाती थी कि जब तक वो इतने अमाउंट में हमारी मनी को, हमारा इस वैल्यू को पूरा नहीं कर देते, रीपे नहीं कर देते, तब तक उनके साथ हम स्लैब्स का ही व्यवहार करेंगे और वो उन्हें हमारा काम करना ही होगा, ठीक है। तो हज़ारों लोग इन चीज़ों को देखते हुए खुद को सरेंडर कर देते थे और पूरा लाइफ गुलामों की तरह सर्विट्यूड के साथ बिता देते थे,
ठीक, कई बारी कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिले हैं जहाँ पर ये पाया गया है कि जो फादर होते थे या पेरेंट्स होते थे बच्चों के, वो अपने बच्चों को 25 ईयर्स के लिए सर्विट्यूड में दे देते थे, यानी उनको स्लैव्स बनाकर दे दिया जाता था 25 ईयर्स तक के लिए, और वो खुद फ्री रहते थे, फ्री होकर काम करते थे और अर्निंग करके कोशिश करते थे कि उनके पैसों को रीपे कर दिया जाए अगर वो डेप्ट की वजह से स्लैव बने हैं, और अगर वो वॉरफेयर की वजह से स्लैव बने हुए हैं तो फिर उनको कभी कभी इन कंडीशंस को भी वो सामने रखते थे जहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता था मास्टर्स के द्वारा, और उनको नया एक स्लैब यानी वो जो बच्चा दे दिया जाता था कि वो 25 ईयर्स के लिए छोटे वर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसे जो पेरेंट्स होते थे वो खुद फिर फ्री होके कुछ ना कुछ करते रहते थे और अपने बच्चे को बाद में फ्री करने की भी कोशिश करते थे। बाद में ऑगस्टिन ने एक लॉ बनाया, उनका एक फ्रेंड था जो लॉयर था, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक लॉ बनाया जिसमें ये कहा कि ऐसे मेंबर्स या ऐसे स्लैब्स जो 25 ईयर्स तक के लिए अपने बच्चों को स्लैब के लिए दे देते हैं, सर्विट्यूड में दे देते हैं, उनके फादर के डेथ के बाद अगर वो मान लो कि 25 ईयर्स का नहीं हो पाया और फादर की डेथ हो जाती है तो वो बच्चा फ्री हो जाएगा ताकि वो अपने मदर को और अपनी फैमिली को देख सके। ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में जो ये इंडेप्टनेस वाली बात है वो ज़्यादा देखने को मिलती थी, जहाँ पर डेप्ट की वजह से और उसे रीपे ना कर पाने की वजह से स्लैब्स बनाने की के एग्जांपल्स ज़्यादा देखने को मिले हैं। यहाँ पर 66 सीई में एक रिवॉल्ट को भी बताया गया है जो जीवीज़ के द्वारा किया गया था, और यहाँ इन लोगों ने क्या किया था, जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे यानी ये जो ग्रुप था स्लैब्स का, वर्कर्स का, इन लोगों ने गुस्से में आकर अपोज़ करते हुए जो मनी लैंडर्स थे उन लोगों के जितने भी बॉन्ड्स थे, जो भी बंधन लगाया हुआ था, उन लोगों ने उन सबको तोड़ दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था और खुद को फ्री करने की बात कर रहे थे। लेट 5th सेंचुरी में जो एम्परर था हमारा वो था एनास्टेसियस, जिसने क्या किया था कि जिसने ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी जो हमारी रोमन एम्पायर की थी वो थी दारा, वहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह से अट्रैक्टिंग कंडीशंस बता दिए थे जिनकी वजह से बहुत सारे लेबर्स विद इन 3 वीक्स के अंदर ही बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर आ गए, जहाँ पर उन्होंने किन चीज़ों को ऑफ़र किया था, उन्होंने अच्छे कंडीशन के साथ वर्क और हाई वेजेस के साथ काम कराने की बात की थी। तो जिससे बहुत सारे ऐसे लोग जो वर्कर्स थे, जो फ्री वर्कर्स थे, स्लैव्स नहीं थे पर वो वर्किंग का काम कर रहे थे, लेबरिंग कर रहे थे, ऐसे लोग इस तरफ दारा की तरफ अट्रैक्ट हुए, इस प्लेस की तरफ, और यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम मतलब हाई वेजेस इनकम की। बहुत सारे पापायरी एग्जाम्पल्स हमको मिले हैं जो पापायरस पे लिखे हुए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से मेडिटेरेनियन 6th सेंचुरी में और साथ ही साथ उसका जो ईस्ट का पार्ट है वो किस तरह से लेबर्स के साथ और वाइड स्प्रेड वेजेस थे लेबर्स के, वो किस तरह से बढ़ रहे थे और किन किन कंडीशंस के साथ वहाँ पर काम हो रहा था। तो एक जो सोर्स है हमारा इन सभी इंफॉर्मेशन का वो है उस टाइम का जो पापायरी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि किस तरह से इतने वास्ट एम्पायर में जो वर्कर्स का मैनेजमेंट था, वर्कर्स को कंट्रोल करने का काम था, वो किस तरह से हो रहा था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोशल हायरार्की। हम पढ़ेंगे सोशल हायरार्की के बारे में कि किस तरह से सोशल क्लासिफिकेशन हुआ था, सोसाइटी का किस तरह से डिवीज़न हुआ था, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जिनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, या कौन कौन से लोग थे जो बहुत डिसएडवांटेज वाले ग्रुप्स थे। तो इनको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। देन आफ्टर अनदर क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।